नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल सीड कॉरपोरेशन के अंदर जो पिछले वर्षों के अंदर है ना, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग और सीड टेक्नोलॉजी के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से हमको तैयारी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को जो आप एनएससी की तैयारी कर रहे हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि द प्रोजेनी ऑफ ए सिंगल होमोजाइगस सेल्फ पोलिनेटेड प्लांट इज नोन एज, स्वपरागित पादप की समयुग्मजीय संतति को क्या कहते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई एग्जाम्स में भी पूछा गया है कि जो सेल्फ पोलिनेटेड प्लांट्स होते हैं, यस, उनकी जो सेल्फ पोलिनेटेड प्लांट की होमोजीनियस प्रोजेनी को हम क्या कहते हैं। जैसे कोई भी सेल्फ पोलिनेटेड प्लांट है, जैसे हम वीट मान लेते हैं कि नहीं, वीट है सेल्फ पोलिनेटेड हमारा प्लांट, तो ये है ना क्या है, द प्रोजेनी ऑफ सिंगल होमोजाइगस सेल्फ पोलिनेटेड, ठीक है, कि जो सेल्फ पोलिनेटेड प्लांट्स है, सेल्फ पोलिनेटेड की होमोजाइगस, सेल्फ पोलिनेटेड अगर कोई होमोजाइगस प्लांट है ना, इसकी होमोजीनियस प्रोजेनी को हम क्या कहते हैं, इसकी होमोजीनियस प्रोजेनी को हम क्या कहते हैं। तो जनरली हम इसको क्या कहते हैं, प्योर लाइन कहते हैं। मतलब सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप में सेल्फ पोलिनेशन से ही हमको जो वैरायटी मिलती है ना, वो प्योर लाइन कहलाती है, उसको हम प्योर लाइन कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, प्रोजेनी ऑफ ए सिंगल होमोजाइगस सेल्फ पोलिनेटेड प्लांट, एक सिंगल होमोजाइगस सेल्फ पोलिनेटेड प्लांट की होमोजीनियस प्रोजेनी। देखो प्योर लाइन जो होता है ना, इसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, आनुवंशिक संगठन जो होता है, क्या होता है, होमोजीनियस होमोजाइगस है ना, ये याद रखना। कैसी होती है, होमोजीनियस होती है और होमोजाइगस होती है। ओके, क्या होती है, होमोजीनियस और होमोजाइगस होती है ये वाली। अब देखो इनब्रिड्स क्या होता है, नॉर्मली अगर हम क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप में सेल्फिंग करते हैं, क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप में हमको सेल्फिंग जो मिलता है उसको हम इनब्रिड कहते हैं ना, ठीक है, प्रोजेनी बाय सेल्फिंग इन क्रॉस पोलिनेटेड। अगर हम क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप में सेल्फिंग कराते हैं तो हमको क्या मिलेगा, इनब्रिड मिलेगा, हमको क्या मिलेगा, इनब्रिड। और वहीं पर क्लोन जो होता है ना, क्लोन कैसे कहते हैं कि जो एसेक्चुअली प्रोपोगेटेड क्रॉप्स होती हैं, एसेक्चुअली प्रोपोगेटेड क्रॉप्स की जो प्रोजेनी होती है उसे हम क्लोन कहते हैं। किसे हम क्लोन कहते हैं, प्रोजेनी ऑफ, याद रखना आप, प्रोजेनी ऑफ एसेक्चुअल, ठीक है, एसेक्चुअल प्रोपोगेटेड क्रॉप, एसेक्चुअल प्रोपोगेटेड क्रॉप्स। जो अलैंगिक जनन करने वाली प्लांट्स होते हैं ना, ऐसे प्लांट जो अलैंगिक जनन करते हैं, जो क्या करते हैं, अलैंगिक जनन करते हैं, उनकी प्रोजेनी को हम क्या कहते हैं, याद रखना, क्लोन कहते हैं। उनकी प्रोजेनी को हम क्या बोलते हैं, क्लोन कहते हैं। और जबकि ये जो होते हैं ना लैंड रेसेस, ये प्रिमिटिव कल्टीवर्स होते हैं। लैंड रेसेस क्या होते हैं, प्रिमिटिव कल्टीवर्स, जो बहुत समय पहले जो वैरायटी उगाई जाती थी ना, आज से हज़ारों साल पहले जो वैरायटी उगाई जाती थी, उन्हें हम क्या कहते हैं, लैंड रेसेस कहते हैं। तो इन चारों को याद रखना है, चारों मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनमें से एग्जाम में कुछ ना कुछ पूछने वाले हैं, एक आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ करेक्ट आंसर है प्योर लाइन। अगला क्वेश्चन, द मेथड यूज फॉर द फिक्सेशन ऑफ हेटेरोसिस, कि संकर, इसका क्वेश्चन हमेशा आया हुआ है एनएससी के अंदर, हर बार किसी न किसी एग्रीकल्चर मार्केटिंग में, एग्रीकल्चर वाले में, मतलब इसका क्वेश्चन आना कन्फर्म है, आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसकी डेफिनेशन, साइंटिस्ट, इसकी जो है एस्टिमेशन के टाइप्स होते हैं, उनसे एग्जाम में तो हेटेरोसिस आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं द मेथड्स यूज फॉर द फिक्सेशन ऑफ हेटेरोसिस। तो क्या एपोमिक्सिस से हम हेटेरोसिस को फिक्स करते हैं, यस। क्या पॉलीप्लोइडीज, यस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो आंसर आएगा हम सभी से क्या कर सकते हैं, ऑल ऑफ दीज यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा। हम सभी से क्या कर सकते हैं, याद रखना, यहाँ पर हेटेरोसिस को फिक्स कर सकते हैं। एग्जाम में पता क्या है, हेटेरोसिस की डेफिनेशन भी पूछते हैं कि हेटेरोसिस की डेफिनेशन क्या है, तो वो सिंपल है। हेटेरोसिस की डेफिनेशन क्या होती है, देखो, सुपीरियरिटी ऑफ F1 हाइब्रिड है ना, सुपीरियरिटी ऑफ F1 हाइब्रिड ओवर इट्स पेरेंट, ठीक है। जो F1 हाइब्रिड्स होता है कि नहीं, उसका अपने पेरेंट्स के कंपैरिजन में सुपीरियर होना, F1 हाइब्रिड्स का अपने पेरेंट के कंपैरिजन में सुपीरियर होना क्या कहलाता है। तो आंसर है, क्या कहते हैं उसे, हम याद रख रहे हैं, उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं हेटेरोसिस। हेटेरोसिस जो टर्म दिया ना किसके, जीएसएल ने, हेटेरोसिस टर्म किसने दिया है, ये भी याद रखें कि हेटेरोसिस जो टर्म होती है ये जीएसएल, ये भी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि जीएसएल ने 1934 के अंदर ये टर्म दी है। जीएसएल के द्वारा 1924 के, कब, 14 के अंदर, याद रखो 1914 के अंदर ये टर्म दी है।
अगला क्वेश्चन है ट्रिप्लोड्स आर नॉर्मली, कि ट्रिप्लोड्स क्या होते हैं, स्टेराइल होते हैं, फर्टाइल होते हैं, क्या होते हैं। जैसे बनाना है ना, एप्पल है, क्या है, वाटरमेलन है। भाई ट्रिप्लोड के एग्जांपल कुछ मैं आपको बता देता हूँ। जैसे क्या क्या है, बनाना है ना ट्रिप्लोड्स होता है, यस ठीक है। हमारा वाटरमेलन एक है ना ट्रिप्लोड है। तो जो ट्रिप्लोड्स होते हैं जनरली सीडलेस होती है, यस ट्रिप्लोड है वो क्या है, सीडलेस है। ट्रिप्लोड्स आर जनरली सीडलेस, ओके क्या होते हैं, सीडलेस। अब ये जो सीडलेस होते हैं ट्रिप्लोड, याद रखेंगे आप क्या होते हैं, सीडलेस, क्लियर। ट्रिप्लोड आर सीडलेस होते हैं बिल्कुल। इसका कारण क्या है, इसका जनरली क्या होते हैं, ये आर स्टेराइल होते हैं, ठीक है। ट्रिप्लोड जनरली क्या होते हैं, स्टेराइल, क्योंकि इनके अंदर क्रोमोसोम के 3 सेट्स होते हैं। ट्रिप्लोड के अंदर क्रोमोसोम के कितने सेट्स हैं, 3 सेट। अब नॉर्मल पेयरिंग नहीं हो पाती जैसे एकदम समझ, जैसे बनाना है तो 3n बराबर कितना है, 33। अब यहाँ पर पेयरिंग नहीं हो पाई क्रोमोसोम में। अगर देखो 2n बराबर जो है 22, तो यहाँ पर तो 11 की पेयरिंग हो जाएगी, हाँ या ना, 11 की पेयरिंग हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, ओड नंबर होता है। ये जो ओड नंबर है ना क्रोमोसोम का, ट्रिप्लोड में क्रोमोसोम का विषम संख्या होती है, तो गुणसूत्र की पेयरिंग नहीं हो पाती प्रॉपर्ली, इसलिए क्या होते हैं, याद रखना ट्रिप्लोड्स आर ऑलवेज स्टेराइल। ट्रिप्लोड कोई भी हो हमेशा स्टेराइल होगा, मतलब सीडलेस आपको देखने को जनरली मिलेगा। अगला क्वेश्चन है हु मेड फर्स्ट इंटरजेनेरिक क्रॉस बिटवीन व्हीट एंड राई। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि व्हीट एंड राई के बीच फर्स्ट इंटरजेनेरिक जो है क्रॉस किसने किया है, किस किस के बीच में। तो याद रखें आप व्हीट एंड राई, ओके। व्हीट एंड राई से क्या बना है, तो आंसर है ट्रिटिकल। क्या बना है, तो आंसर है ट्रिटिकल। अब इस ट्रिटिकल किसने बनाया सबसे पहले, तो आंसर है रिम्पू ने। ट्रिटिकल किसने, स्वीडन के साइंटिस्ट 1890 को रिम्पू ने बनाया, ठीक है। ये क्या है, फर्स्ट इंटरजेनेरिक क्रॉस है, याद रखेंगे आप कैसा है, इट इज़ द फर्स्ट इंटरजेनेरिक। ये कैसा है, पहला इंटरजेनेरिक क्रॉस है। ये किसने, तो आंसर है रिम्पू ने बनाया। ये जो बेबीलोवर है ये भी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने सेंटर ऑफ ओरिजिन कंसेप्ट दिया है, सेंटर ऑफ ओरिजिन, ओके। क्या, सेंटर ऑफ ओरिजिन जो कंसेप्ट है इनके द्वारा दिया गया है 1926 के अंदर, याद रखेंगे आप। अगला है एन एम्फीडिप्लोइड बिटवीन ब्रेसिका नाइग्रा एंड ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। ब्रेसिका नाइग्रा और ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस के ब्रीच क्रॉस करने से हमको कौन सा एम्फीडिप्लोइड प्राप्त होता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये यहाँ पर ब्रेसिका नाइग्रा है, ओके, ये ब्रेसिका नाइग्रा, ये ब्रेसिका ओलेरेसिया, ये ब्रेसिका ओलेरेसिया, और यहाँ पर ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, ओके याद रखें ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। चलिए अब देखो हमको क्या कराना है, क्रॉस, हमको क्या करना है, क्रॉस। ये कह रहा है कि ब्रेसिका नाइग्रा और ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, तो इनसे क्रॉस करके बन सकता है, याद रखना क्रॉस करके बनता है ब्रेसिका जुन्सिया। अगर कहे ब्रेसिका नाइग्रा और ओलेरेसिया, इन दोनों का क्रॉस करके बनता है ब्रेसिका कैरिनाटा। क्या बनता है भाई, ब्रेसिका कैरिनाटा। इन दोनों के क्रॉस करके बनता है ब्रेसिका नेपस। तो आप ये क्रॉस को याद रखें कैसे कौन सा बनता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ब्रेसिका जुन्सिया। एम्फीडिप्लोइड है ना, याद रखना एक प्रकार का एलो टेट्राप्लोइड होता है ना, ये एलो टेट्राप्लोइड को ही हम एम्फीडिप्लोइड कहते हैं। किसे, याद रखेंगे आप एलो टेट्राप्लोइड, किसको, तो आंसर है एलो टेट्राप्लोइड को ही हम क्या कहते हैं, एम्फीडिप्लोइड कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है द रेशो ऑफ इकोनॉमिक यील्ड टू बायोलॉजिकल यील्ड। इकोनॉमिक और बायोलॉजिकल यील्ड के रेशो को क्या कहते हैं, तो लीफ एरिया रेशो कहते हैं, हार्वेस्ट इंडेक्स कहते हैं, टोटल हार्वेस्ट है, टोटल, तो इसे क्या बोलते हैं, हार्वेस्ट इंडेक्स। HI का फॉर्मूला यही होता है, HI बराबर इकोनॉमिक यील्ड, इकोनॉमिक यील्ड अपॉन बायोलॉजिकल यील्ड, इकोनॉमिक यील्ड अपॉन क्या होता है, बायोलॉजिकल यील्ड इनटू 100। इसी को कहते हैं, ये जो कंसेप्ट है HI कंसेप्ट किसने दिया है, डोनाल्ड ने। किसने दिया है, डोनाल्ड के द्वारा 1968 में व्हीट पर वर्क किया उन्होंने, किस पर, गेहूं पर, ये कंसेप्ट दिया है, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, इसका एक और फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर याद रखना है, ऊपर लिखते हैं हम ग्रेन, नीचे लिखते हैं ग्रेन प्लस वेट, है ना, सॉरी स्ट्रो, नीचे अपन लिखते हैं ग्रेन प्लस स्ट्रो का वेट, ओके, इनटू 100। तो ये भी क्या होता है, याद रखना, इसको भी हम HI कहते हैं, हार्वेस्ट इंडेक्स मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो अलग अलग क्रॉप्स का हार्वेस्ट इंडेक्स आपको याद रखना कि सबसे लोवेस्ट किसका होता है, HI, पल्सेस का। लोवेस्ट किसका, जैसे अरहर आपको मिलेगा, अरहर का कितना होता है 19%। हाईएस्ट पोटैटो का होता है, फिर गाजर का होता है। विच मेलिस्टेलिटी हाईली अनस्टेबल, कौन सी मेलिस्टेलिटी सबसे ज़्यादा अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल होती है। तो देखो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल जो होती है वो होती है जेनेटिक मेलिस्टेलिटी, सबसे ज़्यादा। ये दोनों स्टेबल होती है, हाईली स्टेबल होती है दोनों।
सबसे ज़्यादा हाईली अनस्टेबल जो होती है, याद रखना, जेनेटिक मेल स्टेबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि जेनेटिक मेल स्टेबिलिटी जो होती है ना, वो लाइट और टेम्परेचर दोनों से क्या हो जाती है, अफेक्ट हो जाती है। जेनेटिक मेल स्टेबिलिटी जो होती है ये लाइट और टेम्परेचर दोनों से क्या हो जाती है, अफेक्ट हो जाती है। मतलब स्टेराइल प्लांट ऑटोमेटिक फर्टाइल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि लाइट और टेम्परेचर दोनों से अफेक्ट होती है। किससे? ये लाइट से भी अफेक्ट होगी और टेम्परेचर से भी क्या होती है, अफेक्ट होती है। लाइट और टेम्परेचर दोनों से अफेक्ट होती है, इसलिए सबसे हाईली अनस्टेबल होती है। अगला क्वेश्चन है सेल्फ पोलिनेशन रेफर्स टू। सेल्फ पोलिनेशन को और हम क्या कहते हैं? देखो, सेल्फ पोलिनेशन को और क्या कहते हैं? अगर सेल्फ पोलिनेशन से सीड का फॉर्मेशन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? याद रखना, ऑटोगेमी। क्या कहते हैं उसे? हम ऑटोगेमी कहते हैं। सेल्फ पोलिनेशन को जनरली ऑटोगेमी कहते हैं। क्रॉस पोलिनेशन को हम एलोगेमी कहते हैं। किसको? क्रॉस पोलिनेशन जो होता है उसे जनरली हम क्या कहते हैं? बताओ। क्रॉस पोलिनेशन को जनरली हम याद रखें क्या कहते हैं? एलोगेमी कहते हैं। इसके बाद देखो डाइकोगेमी क्या होता है? डाइकोगेमी का मतलब होता है क्या कि आंसर डिफरेंट टाइम पर मैचुरेशन होना। ठीक है, एंथर स्टिग्मा का जो मैचुरेशन है अगर वो डिफरेंट टाइम पर होता है इसको हम डाइकोगेमी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैचुरेशन ऑफ, ठीक है, एंथर स्टिग्मा जो है पिस्टिल डिफरेंट टाइम, अगर अलग अलग समय पर होता है तो उसे हम डाइकोगेमी कहेंगे। इसके बाद देखो हार्कोगेमी क्या होता है? अगर फिजिकल बैरियर प्रेजेंट हो, ठीक है ना, अगर फिजिकल बैरियर प्रेजेंट है, अगर जो फीमेल पार्ट उसके चारों कोई फिजिकल बैरियर है तो उसे क्या बोलते हैं? हार्कोगेमी कहते हैं। तो ये डाइकोगेमी हार्कोगेमी क्या होती है? क्रॉस पोलिनेशन की एक मैकेनिज्म होती है। अगला एलोगेमी मतलब क्रॉस पोलिनेशन। एलोगेमी इज प्रमोटेड बाय, एलोगेमी मतलब क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करने वाली कौन कौन सी मैकेनिज्म है? तो याद रखना, देखो डाइकोगेमी, ठीक है, अभी हमने बात की अलग अलग टाइम पर, हार्कोगेमी या मेल स्टेबिलिटी, ये सारी की सारी मैकेनिज्म जो होती हैं ये सब के सब मैकेनिज्म किसको प्रमोट करती है? ये सभी क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करने वाली मैकेनिज्म होती है। तो आपको याद रखना है सेल्फ को क्रॉस को प्रमोट करने वाली मैकेनिज्म। अगला था प्रैक्टिकल यूज ऑफ मेल स्टेराइल लाइन ऑफ ए क्रॉप प्लांट टू प्रोड्यूस। बताइए आप कि भाई प्लांट ब्रीडिंग में क्या है? द प्रैक्टिकल यूज ऑफ मेल स्टेराइल लाइन ऑफ ए क्रॉप प्लांट इज। मेल स्टेरिलिटी का प्रैक्टिकल यूज क्या? देखो मेल स्टेरिलिटी का प्रैक्टिकल यूज होता है हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। ठीक है, याद रखेंगे आप, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रैक्टिकल यूज क्या है? मेल स्टेरिलिटी का प्रैक्टिकल यूज होता है हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में, सबसे ज़्यादा इसको हम यूज करते हैं। और सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी होता है ना, उसका भी हम याद रखना, सेल्फ है ना, किसमें? हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में यूज करते हैं। अगला एंडोस्पर्म पर परागकण के तुरंत प्रभाव को देखो क्या कहते हैं? द इमीडिएट इफेक्ट ऑफ पोलन ऑन द कैरेक्टर ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म पर या सीड पर, ठीक है, जो होता है किसके ऊपर? एम्ब्रो जो है ना, एम्ब्रो के आउटसाइड सीड या फ्रूट या एंडोस्पर्म पर डायरेक्टली इफेक्ट क्या होता है? पोलन ग्रेन का अगर एंडोस्पर्म पर कोई इफेक्ट पड़ता है या कोई है ना किसके ऊपर? सीड के ऊपर या फ्रूट के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? जीनिया कहते हैं। याद रखेंगे, जैसे क्या बोलेंगे हम? जीनिया। सर मेटाजीनिया क्या होता है? मेटाजीनिया होता है अगर पोलन ग्रेन का इफेक्ट मैटरनल टिश्यू या सीधा सीधा कहें हम फ्रूट बॉल पर पड़ता है। किस पर? टेस्टा, जो फ्रूट के आउटर की बॉल होती है ना उस पर। किस पर? तो पोलन का जो इफेक्ट है ना, पोलन ग्रेन इफेक्ट जो है कहाँ पर मिले आपको? पोलन ग्रेन इफेक्ट जो है आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? इफेक्ट ऑन, तो फ्रूट बॉल, कहाँ पर? फ्रूट बॉल, या कह सकते हैं आप टेस्टा। ठीक है, जो आउटर पार्ट होता है मैटरनल टिश्यू, ठीक है, मैटरनल टिश्यू जो होता है उसके आउटर पार्ट पर अगर इफेक्ट देख लो तो इसे मेटाजीनिया कहते हैं। जीनिया जनरली आपको मिलेगा मक्का के अंदर, जिससे कि जो अलग अलग है ना सीड का जो कलर होता है, और मेटाजीनिया जनरली आपको देखने को मिलेगा डेड पाम के ऊपर। किसमें? डेड पाम के अंदर आपको जनरली देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए फर्टिलाइज मैच्योर ओविल विच पजेसेस एन एम्ब्रोनिक प्लांट फूड रिजर्व्स एंड प्रोटेक्टिव कोटिंग इन प्लांट स्पीसीज। एक निश्चित परिपक्व अंडाणु जिसमें एक भ्रूण पौधा, खाद्य संग्रह और प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है, क्या कहलाता है? देखो अगर यहीं पर कहीं भी क्वेश्चन में शब्द लिखा है ना मैच्योर ओव्यूल, तो इसका मतलब सीड की बात कर रहा है। देखो बीज क्या होता है? बीज किसे कहते हैं? तो हम मैच्योर ओव्यूल को, है ना, जो है ना परिपक्व ओव्यूल होता है, परिपक्व बीजांड जो होता है उसे हम सीड कहते हैं। अब इसमें क्या होगा? रिजर्वियर फूड होगा, एम्ब्रो होगा, जिससे आगे चल के नया प्लांट बनेगा। तो किसकी डेफिनेशन है? सीड की। तो एग्जाम में पूछते हैं सीड की डेफिनेशन। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जब खेत से अवांछनीय पादपों को हटा दिया जाता है और केवल वांछनीय पादपों को खेत में ही वृद्धि के लिए छोड़ दिया जाता है तो इसे क्या कहते हैं?
व्हेन ओनली द अनडिजायरेबल ऑफ टाइप प्लांट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द फील्ड एंड रेस्ट आर अलाउड टू फर्दर ग्रो, इट इज नोन एज, क्या इसे हम पॉजिटिव मास सिलेक्शन कहेंगे, ठीक है, इसे हम प्योर लाइन सिलेक्शन कहते हैं, इसे हम नेगेटिव मास सिलेक्शन कहते हैं, या इसे हम प्रोजेनी सिलेक्शन कहते हैं। देखो ऐसा मास सिलेक्शन जनरली मास सिलेक्शन है जहाँ पर हम जो बेकार वाले प्लांट होते हैं, अवांछनीय प्लांट होते हैं, हमारे लिए कोई मतलब के नहीं है, उनको हटा देते हैं खेत से, उनको हम खेत से हटा देते हैं, सिर्फ जो डिजायरेबल प्लांट होते हैं उनको ही हम फील्ड में रखते हैं, बाकी सबको हटा देते हैं, उसे हम कहते हैं नेगेटिव मास सिलेक्शन, उसे क्या बोलते हैं नेगेटिव। पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव में जो सिलेक्शन करते हैं हम किसका, तो आंसर डिजायरेबल, जो काम के प्लांट है उनको अलग कर लेते हैं। तो याद रखना यहाँ पर किसका, डिजायरेबल प्लांट का, यहाँ पर जो करेंगे हम किसका, तो आंसर है डिजायरेबल प्लांट्स जो होते हैं, यस किसका, डिजायरेबल प्लांट का सिलेक्शन करेंगे। और यहाँ पर किसका, तो यहाँ पर किसका करते हैं, अनडिजायरेबल प्लांट को हटा देते हैं उखाड़ उखाड़ के, एक प्रकार से रोगिंग कहिए आप, नेगेटिव मास सिलेक्शन एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं, क्या सर ये रोगिंग जैसा कुछ है, यस ये रोगिंग जैसा है, इसको हम रोगिंग जैसा कह सकते हैं बिल्कुल। अगला है इंट्रोडक्शन दैट कैन बी यूज्ड फॉर द कॉमर्शियल कल्टीवेशन एज ए वैरायटी विदाउट एनी चेंज इन द ओरिजिनल जीनोटाइप इज रेफर्स टू। अगर हम देखो क्या कह रहा है, ऐसा पुनर्स्थापन जो मूल जीनोटाइप में किसी भी बदलाव के बिना एक किस्म के रूप में व्यावसायिक खेती के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्या कहलाता है। अगर हम बाहर से कोई वैरायटी लेकर आते हैं, इंट्रोडक्शन बाहर से आए, अगर हम जो वैरायटी लाते हैं अगर उसको डायरेक्टली एज वैरायटी के तौर पर, मतलब उसमें हमने कुछ भी बदलाव नहीं किया, हम जैसे इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यहाँ से हम धान की कोई वैरायटी लाए, मान के चलो ए वैरायटी, यहाँ से हम खरीद कर ला कर आए, अगर हम जो वैरायटी वहाँ से मटेरियल लेके आए, ठीक है, हमारे देश में हम किसानों को जी जैसा लाएं और ऐसा कि इसी रूप में कि भैया आप उसको उगाना चालू करिए, मटेरियल किसानों को दे दिया, हमने उसकी ओरिजिनल जीनोटाइप में कोई बदलाव नहीं किया। तो इस प्रकार का जो इंट्रोडक्शन होता है ना, जैसे डायरेक्टली वैरायटी के तौर पर रिलीज किया जाता है, उसे हम कहते हैं प्राइमरी, ठीक है। अब यहाँ पर ऑप्शन में क्या प्राइमरी है, तो आंसर प्राइमरी तो नहीं है, प्राइमरी का दूसरा नाम होता है डायरेक्ट, प्राइमरी का ही दूसरा नाम होता है डायरेक्ट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आएगा, डायरेक्ट, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर क्या आएगा, डायरेक्ट। अगर हम उसके ओरिजिनल जीनोटाइप में कुछ चेंजेस करते हैं, अगर उसको हम ओरिजिनल जीनोटाइप में कुछ बदलाव करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम सेकेंडरी या फिर इनडायरेक्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वी वांट टू ट्रांसफर ए सिंगल जीन फ्रॉम अनडिजायरेबल वेराइटी इनटू वेल अडेप्टेड एग्रोनॉमिकल डिजायरेबल वेराइटी द मोस्ट सुटेबल ब्रीडिंग। अगर हम एक प्लांट जो है, ठीक है, देखो क्या कह रहा है, अगर है ना, जब हम एक वांछनीय, ठीक है, यहाँ पर क्या अनडिजायर है ना, अवांछनीय किस्म से, मतलब ऐसी वैरायटी जो हमारे लिए कोई काम की नहीं है लेकिन उसमें कोई एक अच्छी जीन है, से एक जीन को एक किसी अच्छी तरह के अनुकूलित कृषियों की वांछनीय किस्म में स्थानांतरित करना चाहते हैं, तो कौन सा ब्रीडिंग मेथड। देखो कि मान के चलते कोई प्लांट है जो अच्छा, ऐसा जंगली प्लांट है, वाइल्ड है, अब ये जंगली प्लांट जो है, अब इसमें हमारे लिए कोई काम की चीज़ नहीं है, हमारे लिए क्या है कि इसमें एक बीमारी डिजीज रेजिस्टेंट की जीन है, ठीक है, इसके पास क्या एक ही फायदा है कि इसमें डिजीज रेजिस्टेंट की जीन है, मान के चलो, बाकी तो ये प्लांट कोई काम का नहीं है। अगर इस प्लांट से डिजीज रेजिस्टेंट की जीन को हमारा जो कल्टीवेटेड कोई अच्छी वैरायटी है, इसमें बस एक ही प्रॉब्लम है कि इसमें क्या हो जाएगी, कोई बीमारी हो जाती है, इसमें क्या हो जाती है, कोई बीमारी डिजीज हो जाती है, तो हम इसे है ना अनडिजायरेबल प्लांट से डिजायरेबल अच्छे वाले प्लांट में इस डिजीज, जैसे डिजीज रेजिस्टेंट की जीन को ट्रांसफर करना हो, मेल स्टेरिलिटी को, कोई एक जीन को ट्रांसफर करने के लिए जनरली हम किस मेथड का यूज करते हैं, तो हम नॉर्मली किस मेथड का यूज करते हैं, बैक क्रॉस मेथड का। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखो क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन की किस अवस्था में डीएनए रेप्लिकेशन होता है। इन द म्यूटिक साइकिल ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन डीएनए सिंथेसिस टेक प्लेस। डीएनए का सिंथेसिस जनरली किस में होता है, तो डीएनए सिंथेसिस के डिवीजन एस G1 G2, तो आंसर आएगा एस फेज। भाई डीएनए का सिंथेसिस ऑलवेज किस में होता है, एस फेज में। जो इंटरफेज होती है ना हमारी इंटरफेज, तो इंटरफेज की तीन क्या होती है, सब स्टेज, G1 S और G2। तो एस में क्या, तो G1 में क्या होता है, प्रोटीन एंजाइम, G1 में जो प्रोटीन उससे होती हैं, एंजाइम होते हैं, उनका सिंथेसिस होता है, यस। और यहाँ भी प्रोटीन एंजाइम, यहाँ भी क्या बनती है, प्रोटीन और एंजाइम बनती है, हाँ या ना, प्रोटीन और एंजाइम। यहीं पर होता है डीएनए का रेप्लिकेशन, याद रखना आप, क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन यहीं पर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, पॉलीमेरिक जीन इंटरेक्शन गिव्स ऑन द रेशो। पॉलीमेरिक जीन एक्शन, तो ये आपको सारे जीन एक्शन या है ना जेनेटिक्स के अंदर जितना मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड के जितने भी जो रेशो हैं वो आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर बात करने वाले पॉलीमेरिक जीन इंटरेक्शन गिव्स रेशो कितना होता है, 9:6:1। ये किसका है, सप्लीमेंट्री का, याद रखेंगे आप, ये किसका है, सप्लीमेंट्री का।
ये किसका है, तो आंसर इनहिबिटरी का। ये किसका है, इनहिबिटरी का। ये किसका है, डुप्लीकेट का। 15H2 किसका होता है, डुप्लीकेट का। ये आप याद रखेंगे, है ना। एक होता है मास्किंग 12 3 4, ये किसका होता है, मास्किंग, है ना। आप याद रखेंगे मास्किंग होता है। एक होता है 1 4 6 4 1, ये एडिटिव होता है, याद रखना आप, एडिटिव जीन एक्शन। एक होता है 9H2 7, ये किसका होता है, तो आंसर है कॉम्प्लीमेंट्री का। किसका होगा, कॉम्प्लीमेंट्री का होता है। चलिए, द टर्म जीन गिव्स, तो जीन फैक्टर टर्म किसने दी है, जॉनसन, है ना। देखो, जीन टर्म्स गिवन बाय जॉनसन, है ना। मेंडल ने जीन को क्या बोला था, फैक्टर या एलिमेंट, है ना। इन्होंने फैक्टर क्या बोला था, या एलिमेंट बोला था। जीन को मेंडल ने फैक्टर एलिमेंट बोला था। फिर जीन टर्म किसने दी, जॉनसन ने दी थी, ठीक है। वैटसन ने जेनेटिक्स टर्म दी थी। इन्होंने कौन सी, जेनेटिक्स टर्म दी थी, और इन्होंने हेट्रोसिस टर्म दी है। इन्होंने कौन सी, हेट्रोसिस टर्म दी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द कॉमन फॉर्म ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जनरली आपको उनका डीएनए कौन सा फॉर्म, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, जेड डीएनए, तो कौन सा होता है, याद रखेंगे जनरली बी डीएनए। जो राइट हैंडेड डीएनए होता है ना, उसके 4 अलग अलग फॉर्म होते हैं। डीएनए 2 प्रकार का होता है, राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड डीएनए। तो राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड, राइट हैंडेड में 4 होते हैं, ABCD, ठीक है। तो वाटसन एंड क्रिक ने जिस डीएनए के बारे में बात करते हैं, वाटसन एंड क्रिक ने जिस डीएनए के बारे में डिस्क्राइब किया है, जनरली कौन सा होता है, बी डीएनए हो, ठीक है। अधिकतर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको बी डीएनए मिलेगा। देखो, द डीएनए रेप्लिकेटिंग एंजाइम इन बैक्टीरिया, जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए से डीएनए के फॉर्मेशन को डीएनए रेप्लिकेशन है, यस, डीएनए से डीएनए के फॉर्मेशन को हम डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। तो डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन जब होता है, इसमें कौन सा एंजाइम, बोला सर डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड या थर्ड, बताओ कौन सा। अगर इस तरह का ऑप्शन आए, या तो एग्जाम में आएगा डीएनए पॉलीमरेज अकेला, तो आप आंसर, अगर तीनों आ जाएं तब आंसर करेक्ट आंसर याद रखना, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड इंपॉर्टेंट होता है। ये दोनों रिपेयरिंग में काम करते हैं जनरली, किसमें, रिपेयरिंग करने में जनरली काम करते हैं। सेकंड रिपेयरिंग में काम करता है, फर्स्ट जो है ये भी जनरली जब ये नहीं होता तब काम करता है। ज़्यादा सही को सबसे मेन इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। विच टाइप ऑफ सीड्स आर जनरली यूज्ड बाय फार्मर फॉर कल्टीवेशन, खेती में किसानों के द्वारा सामान्यतः किस प्रकार के बीज का प्रयोग करते हैं। किसान क्या ब्रीडर सीड का प्रयोग करते हैं, फाउंडेशन सीड का, सर्टिफाइड सीड का, न्यूक्लियस सीड का। देखो, नॉर्मली फार्मर्स को जो कल्टीवेशन के लिए सीड मिलता है वो कौन सा होता है, सर्टिफाइड सीड, जिसमें कि कौन सा कलर का टैग होता है, ब्लू, यस। न्यूक्लियस सीड के अंदर इसमें कोई नो टैग, है ना, इसमें कोई टैग नहीं लगता, बिल्कुल। इसका ब्रीडर सीड में ये जो होता है गोल्डन येलो कलर का टैग, गोल्डन येलो कलर का टैग आपको नजर आएगा, और फाउंडेशन के अंदर आपको जनरली वाइट, और एक होता है पिंक, पिंक आपको मिलेगा रजिस्टर्ड सीड में, पिंक आपको मिलेगा यहाँ पर। रजिस्टर्ड सीड जो होते हैं उनके अंदर आपको पिंक कलर का टैग मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द जर्मिनेशन इन विच कोटिलेडन सीड्स रिमेन्स इन द साइड। देखो, जब सीड का जर्मिनेशन होता है, ये कह रहा है कि कोटिलेडन जो है, ये 2 कोटिलेडन वो सीड के अंदर ही रह जाते हो, मतलब जमीन के अंदर। ये जो कोटिलेडन हैं ये जमीन के अंदर ही रह जाते हो। किस प्रकार के सीड जर्मिनेशन में ये जो कोटिलेडन हैं ये ज़मीन के ऊपर रह जाते हैं, ठीक है, इस प्रकार से, तो उसे क्या बोलते हैं, हाइपोजियल जर्मिनेशन, उसे क्या बोलते हैं, हाइपोजियल। जब कोटिलेडन इनसाइड द सोइल रह जाते हैं, ज़मीन के नीचे, तो उसे हम हाइपोजियल कहते हैं। अगर कोटिलेडन ज़मीन से ऊपर आ जाएँ सोइल से, तो उसे एपीजियल कहते हैं। तो जनरली आपको किसमें मिलेगा, जैसे वीट है, ठीक है, राइस है, ठीक है, मेज है, इनके अंदर आपको सामान्य तौर पर देखने को मिलेगा। ये जनरली खरीफ सीजन की क्रॉप में आपको एपीजियल देखने को मिलेगा। सीड एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर, बताओ, सीड एक्ट, ठीक है, इंडियन सीड एक्ट जो है भाई, बीज अधिनियम, तो कब आया, 1960 से। अगर एनएससी एग्जाम में पूछेंगे आपसे एनएससी, तो 1963। अगला प्रश्न है, द क्विक मेथड, है ना, द क्विक सीड वायबिलिटी टेस्ट, जीवन क्षमता, है ना, यह बीज जो है सीड वायबिलिटी टेस्ट करने का क्विक मेथड कौन सा, तीव्र। तो याद रखना, जीवन क्षमता परीक्षण का सबसे क्विक मेथड होता है टेट्राजोलियम टेस्ट। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 25 है, सीड्स विद नो एंडोस्पर्म, ठीक है, ऐसा सीड जिसमें एंडोस्पर्म नहीं होते, उन सीड को, देखो, अगर कोई सीड्स है जिसमें मैच्योरिटी के टाइम पर एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं है, जनरली उसे क्या कहते हैं, याद रखना, उसे हम क्या कहते हैं, एक्स एल्बुमिनस, या फिर इसका दूसरा नाम होता है
उसे हम नॉन एंडोस्पर्मिक क्या बोलते हैं, उसे हम नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड भी कहते हैं, याद रखना। क्या कहते हैं उसे हम नॉन एंडोस्पर्मिक सीड भी कहते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जिसमें प्रेजेंट होता है उसे एंडोस्पर्मिक या एल्यूमिनस कहते हैं, एंडोस्पर्मिक, ठीक है। यह तो जनरली इसके एग्जांपल देखोगे आप, जैसे वीन है, ठीक है ना, ग्राम है, पी है, ग्राउंडनट है, टैमेरेंट है, ये जनरली आपको एग्जांपल देखने को मिलेगी। किसके, इसके एग्जांपल। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो आई होप आपको ये 25 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो आपको एनएससी की जो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन यहाँ पर कराए जाएंगे, सभी सब्जेक्ट वाइज, कि सोइल साइंस से किस तरह के क्वेश्चन आए, एग्रोनॉमी के किस तरह से आए, है ना, ब्रीडिंग की किस तरह से यहाँ पर हमने देख लिए, एग्रो, है ना, इसके बाद इकोनॉमिक्स के। तो आप अभ्यास एग्री एकेडमी चैनल से जुड़े रहिए। और आप जो अपनी एनएससी की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए हमने बेस्ट कोर्स लॉन्च किया है। अगर आप अच्छी सी ईमानदारी से पढ़ते हैं, ये कोर्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। पिछली बार जो एग्ज़ाम में लगभग बहुत सारे बच्चों का अपने यहाँ से सिलेक्शन हुआ है। तो ये कोर्स बहुत ही सस्ता, देखो 499 रुपये का कोर्स है, जिसमें सारे एग्रीकल्चर के सभी सब्जेक्ट के रिकॉर्डेड वीडियो, 10 मॉक टेस्ट है, स्टडी मटेरियल, डाउट सेशन, सारी चीज़ आपको मिल जाएगी मात्र 499 रुपये के अंदर, जिसमें आपको लगभग 180 से ऊपर रिकॉर्डेड लेक्चर हैं। तो आप अगर पढ़ते हैं 1 मंथ के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं अच्छे से, तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। और हाँ, इसे जो हम पढ़ रहे हैं, ये जो एमसीक्यू की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से इसको ले लें, और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, कि वहाँ भी आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराई जाती है, जो कि आपके एग्जाम के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आप क्या करें, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको एक लिंक मिलेगी, वहाँ जाके इसको ज्वाइन कर लें। अगर आप अभ्यास एग्री एकेडमी की एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करते हैं, वहाँ भी आपको फ्री एमसीक्यू मिल जाएगी। वहाँ भी आपको 10 से 15 जो टेस्ट हैं, फ्री आपको एमसीक्यू मिल जाएगी, आप वो भी दे सकते हैं, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।